चलिए, वेलकम बैक एवरीवन। आज आप लोग को मैं थ्योरीज़ बताऊंगा। कुछ आ गया समय थ्योरीज सीखने का। तो थ्योरीज़ के लिए रेडी रहिए आप लोग, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग 6-7 लेसन्स प्ले कर लिए हैं। अब समय आता है थ्योरीज़ का। ये थ्योरी यूनिवर्सल थ्योरी है। ये सिर्फ यूकुलेले के लिए नहीं है। एज ए गिटारिस्ट मैं ये थ्योरी यूनिवर्सल बताऊंगा, जो आपके सारे म्यूज़िक में काम आएगा, चाहे आप वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखें। लेकिन ये बेस्ड रहेगा यूकुलेले के लिए, रेफरेंस ज़्यादा यूकुलेले की तरफ रहेगा। ठीक है, आज इस थ्योरी में आपको मैं सारा नोट्स के कवर बताऊंगा, सारा कुछ। लेट्स स्टार्ट। अब इतना बातचीत किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला म्यूज़िक। सॉरी, ये थोड़ा सा जुगाड़ वीडियो बन रहा है, क्योंकि मैं अपने चेहरे के सामने मैं मोबाइल को माउंट किया हुआ हूँ, तो हो सकता है मेरा वॉइस आगे पीछे हो। फिर भी आप समझिए म्यूज़िक क्या होता है, आपको ये पहले समझना है। सिंपल। और ये थ्योरी मैं एकदम ट्रेडिशनल वे से नहीं बता रहा हूँ। एकदम ये मैं देसी भाषा में बोल सकते हो, लोकल भाषा में। मीन्स कि वोकल विथ लोकल जो अभी हमारे पीएम साहब ने कहा था, तो उस बेसिस पे है। मतलब कि एकदम ईजीएस्ट वे मैं सारे थ्योरीज़ को ब्रोकन डाउन कर चुका हूँ, ताकि आप लोग इजी वे में समझ सकें। ये एकदम ट्रेडिशनल नहीं है, ये एकदम देसी भाषा में थ्योरीज़ है। तो आप इसे बस समझिए। म्यूज़िक क्या होता है आप लोग को सिंपल समझना है, कि जो सुनने में अच्छा लगे उसे म्यूज़िक कहते हैं। ठीक है। म्यूज़िक दो तरह के होते हैं। सबसे पहला म्यूज़िक होता है मेलोडी म्यूज़िक, और सेकेंड होता है नॉइज़। नॉइज़ भी एक तरह का म्यूज़िक है। एक्चुअली ये म्यूज़िक नहीं, इट्स ए म्यूज़िक के टाइप्स में साउंड होते हैं। बहुत तरह के साउंड होते हैं, आप लोग जैसे सुने होंगे वेव साउंड, सोनिक बूम साउंड। तो ये एक साउंड है जिसके दो टाइप्स होते हैं, एक मेलोडी होता है, एक नॉइज़ होता है। मेलोडी साउंड क्या होता है? जो आपके कान को प्लीजेंट करे, जो आपको सुनने में आनंद लगे, आपको अच्छा महसूस करवाए, वो मेलोडी होता है। ठीक है। नॉइज़ क्या होता है? जो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगे, वो नॉइज़ म्यूज़िक होता है। लाइक साउंड पॉल्यूशंस, ये भी अपने आप में एक साउंड है। साउंड अपने आप में म्यूज़िक है, लेकिन ये एनॉइंग म्यूज़िक है, जो आपके आपके कान को सूटेबल नहीं करता है, आपके ब्रेन इसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो आपको डिस्टर्ब करता है। तो नॉइज़ ये एक कैटेगराइज है। और मेलोडी क्या है? जो आपके कान को अच्छा लगे, जो आपको सुनने में अच्छा लगे, फीलिंग्स अच्छा दे। तो ये दो तरह का म्यूज़िक होता है। म्यूज़िक होता है, साउंड होता है। साउंड में दो तरह के साउंड होते हैं, मेलोडी साउंड होते हैं और नॉइज़ साउंड होते हैं। ठीक है। ये नॉइज़ का अलग थ्योरीज है। इस पर अगर मैं आपसे बातचीत करने लगा तो शायद सुबह हो जाए। तो अब आप आ जाओ मेलोडी पे। ठीक है। मेलोडी जो सुनने में अच्छा लगे वो मेलोडी होता है म्यूज़िक। सॉरी, ये कभी कभी मेरा मोबाइल फोकस होगा या डिफोकस होगा, तो आप मैनेज करें किसी तरह। बाद में मैं आपको सारा फ़ोटोज़ लेने के लिए बारी बारी से दिखवा दूंगा। डॉग्स आर बार्किंग आउटसाइड। खैर, इग्नोर इट। एक्चुअली अभी 2:45 हो रहा है रात का, तो अभी डॉग बार्क करेंगे ही, भूकेंगे ही। तो आप उन सबको इग्नोर कीजिए। आइए म्यूज़िक पे ध्यान देते हैं, थ्योरीज पे ध्यान देते हैं। तो मेलोडी दो तरह के होते हैं। सब अच्छा, मेलोडी मेलोडी क्रिएट कैसे होगा, इसका जनरेशन कैसे होता है, ये जनरेट कैसे होता है? तो ऑब्वियसली म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होगा। ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अब दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है रिदम सेक्शन, और सेकेंड होता है मेलोडी सेक्शंस। अगेन आप समझ रहे होगे ये मेलोडी लिखा हुआ है। रिदम सेक्शंस क्या होते हैं और मेलोडी सेक्शंस क्या होते हैं? ये दो टाइप्स के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कैटेगराइज होते हैं, कैटेगरीज बनते हैं। रिदम वो होता है जिसमें आप सिर्फ यू कैन प्ले ओनली द बीट्स ऑफ दैट सॉन्ग, पर्टिकुलर सॉन्ग। तो तो इसमें मैं क्या लिखूँ थ्योरीज में, आप तो समझ ही गए हैं कि वेयर वी कैन प्ले ओनली द बीट्स। और मेलोडी सेक्शंस के क्या होते हैं? वेयर वी कैन प्ले बोथ, इसके बीट प्लस इसके लीड। लीड क्या होता है? गाने का बोल को हम लोग लीड बोलते हैं। जो धुन होते हैं, जो सरगम में तोड़े होते हैं, नोट्स, नेचुरल नोट्स में, सारे का मैं पता नहीं सको, जब आप अरेंज करेंगे जो साउंडिंग अच्छा करे और उससे गाना कुछ निकले, तो उसे हम लोग लीड या मेलोडी बोलते हैं, या अरेंजमेंट्स ऑफ नोट्स बोलते हैं। ठीक है। तो अब आप दिमाग लगाओ फटाफट कि रिदम सेक्शंस में
क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आएंगे और मेलोडी सेक्शंस में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आएंगे। आप सिंपल समझो, रिदम सेक्शंस वो सेक्शंस होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें हम सिर्फ गाने का बीट प्ले कर सकते हैं, गाने का बोल प्ले नहीं कर सकते। और मेलोडी सेक्शंस के वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें हम लोग गाने का बीट प्ले कर सकते हैं, साथ साथ उस गाने का बोल भी प्ले कर सकते हैं। गॉट इट। तो आइए रिदम सेक्शंस में आप सोचिए क्या होगा। सबसे पहला ड्रम। आप समझो कि ड्रम में आप सिर्फ बीट प्ले कर सकते हो, आप उस गाने को बोल नहीं प्ले कर सकते हो। सपोज़ कोई भी गाना है, टेक एन एग्जांपल, तुम ही हो गाना, तो आपको जब बोलेगा कि सिंगर जैसे अपने गले वोकल से गा दिया तुम ही हो, जो डा 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 डा, ये मैं धुन गाया हूँ अभी। लेकिन अब जैसे मैं इसका बीट प्ले करूँ, डा 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 डा, जो भी है वॉट एवर, डा 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 डा, तो ये बीट मैं साथ में प्ले कर रहा हूँ। तो ड्रम्स में आप गाने का धुन प्ले नहीं कर सकते हो, आप उस गाने के बीट प्ले कर सकते हो। तो यही होता है रिदम सेक्शन का इंस्ट्रूमेंट। ड्रम हो गया। सेकंड सोचो तबला। थर्ड इन्फ्लाइट है ढोलक। फोर्थ सोचो सोचो और भी बहुत सारे परकशन इंस्ट्रूमेंट, जो परकशन इंस्ट्रूमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। ये आप सोच के आप डिफरेंस आप पता कर सकते हो कि रिदम सेक्शंस के कौन इंस्ट्रूमेंट होता है। मेलोडी सेक्शंस में क्या होते हैं, जो मेलोडी और बीट यानी कि बीट और लीड दोनों प्ले करे। तो सबसे पहला क्या होगा, क्योंकि मैं गिटार प्लेयर हूँ तो मैं सबसे पहला गिटार ही लिखूँगा, गिटार। सेकेंड कीज इंस्ट्रूमेंट लाइक पियानो, हारमोनियम, मेलोडिका। थर्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें गिटार भी आ गए, गिटार, यूकेलेले, वायलिन, सितार, वीणा। फोर्थ ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट, जिसे फूंक के बजाया जाता है, लाइक फ्लूट, सेक्सोफोन, हारमोनिका, माउथ ऑर्गन, जो भी हो वॉट एवर। तो आप ये समझ गए होंगे। तो हम लोग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का सीखने वाले हैं यूकुलेले। अब आइए नेक्स्ट पेज पे। इतना आपको कोई दिक्कत? फिर से मैं एक रिव्यू करवा रहा हूँ। म्यूज़िक, साउंड दो तरह के होते हैं, मेलोडी, नॉइज़। मेलोडी जो कान को अच्छा लगे, नॉइज़ जो कान को अच्छा नहीं लगे। मेलोडी क्रिएशंस के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हेल्पफुल? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दो तरह के होते हैं, पहला रिदम होते हैं, सेकंड मेलोडी सेक्शंस के होते हैं। आपको मैं पहले बोल चुका हूँ, ये ट्रेडिशनल वे नहीं है मेरा सिखाने का, ये एकदम लोकल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, ईजीएस्ट वे में, ठीक है, ताकि आप समझ सकें अच्छे से। तो रिदम इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ गाने का बीट प्ले कर सकते हैं। और मेलोडी सेक्शंस क्या होती है, जिसमें हम लोग गाने का रिदम के साथ साथ उसका बीट के साथ साथ उसका लीड भी प्ले कर सकते हैं, उसकी धुन भी प्ले कर सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल दिया ड्रम्स, तबला, ढोलक, और इस तरह का सेक्शन में मैंने दिया गिटार। कैसे होगा गिटार, क्योंकि आपको याद है आप कॉर्ड्स भी बजा सकते हैं गिटार पे, जो कि कॉर्ड्स रिदम जिसे बोल सकते हैं आप, रिदम प्ले करके कॉर्ड्स जो प्ले करते हैं, कॉर्ड्स प्ले करके या रिदम प्ले करते हैं, और साथ साथ गाने का इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर सकते हैं। तो कीज इंस्ट्रूमेंट जैसे मैंने बताया, सारे कीज इंस्ट्रूमेंट, पियानो, हारमोनियम, मेलोडिका, जो भी हो। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में सारा हो गया आपका, वायलिन, सितार, यूकुलेले, गिटार, बेस गिटार, ब्ला ब्ला। ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट में हो गया जो फूंक के बजाए जाते हैं, लाइक फ्लूट, सेक्सोफोन, माउथ ऑर्गन, बहुत सारे चीज़ें, ठीक है। तो अब हम लोग आएंगे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में यूकुलेले का। चलिए शायद आपको दिख रहा होगा, माफ़ कीजिएगा मेरा राइटिंग बहुत ख़राब है, लेकिन आप फिर भी समझिए। यूकुलेले, इसको स्किप कीजिए। यूकुलेले आपको यूकुलेले का ऑपरेशंस मैं करवाऊंगा थोड़ी देर बाद। चलिए आ जाइए, सबसे पहले हम लोग ड्रॉप ऑन कर देते हैं म्यूज़िक की थ्योरी पे। म्यूज़िक थ्योरीज क्या होता है, आपको सबसे पहला समझना पड़ेगा कि आप वेस्टर्न टेक्निक सीख रहे हो। यूकुलेले वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि जहाँ इंडियन क्लासिकल बेसिक्स से आपको अगर आपके वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट को सिखाया जा रहा है, दैट्स रॉन्ग पैटर्न टू टीच। आप हमेशा रेफ़र कीजिए वेस्टर्न पैटर्न पे वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट को सीखने का, वो ज़्यादा हेल्दी रहता है आपके लिए। अगर कोई आपको सरगम पे सिखा रहा है, लाइक सारे गामा पता नहीं सर, दैट इज़ इंडियन क्लासिकल बेट। आप सितार सीखो, तबला सीखो, ढोलक सीखो, उसके लिए वो हेल्पफुल है। लेकिन आप गिटार सीख रहे हो और उसमें आप प्ले कर रहे हो सारे गामा पता नहीं सा याद करके, तो वो पैटर्न गलत है, यूनिवर्सल पैटर्न नहीं है वो। जो आपको यूनिवर्सल पैटर्न है वो आपको
वो तरीक़ा से आपको सीखना चाहिए। आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो या कहीं पर जा रहे हो। और गिटार एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, आप इसमें क्लासिकल प्ले कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लासिकल नहीं प्ले कर सकते हो, पर वेस्टर्न अपने आप में बहुत रिच है, तो आप उसे इग्नोर नहीं करें। उसके साथ साथ आप अपने प्लेइंग में ट्विस्ट और मेलोडी लाने के लिए या फिर और नया यूनिक क्रिएशंस लाने के लिए आप इंडियन क्लासिकल भी सीखना बहुत ज़रूरी है, राग वगैरह। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट का जो हम लोग के पूर्वजों ने बना के या हम लोग के लिए दे के चले गए हैं, उसे ज़्यादा हम लोग को फॉलो करना चाहिए। तो आ जाइए, 10 मिनट अभी सही हो गया। म्यूजिक थ्योरी क्या होता है, आपको म्यूजिक थ्योरी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको, चलिए अब मैं थोड़ा सा स्पीड में बताता हूँ आपको कि नेचुरल नोट्स क्या होते हैं। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा, तो मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको यूकेलेले के बारे में समझाऊंगा। थ्योरी सेकंड होगा वो। अभी हम लोग म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं। नेचुरल नोट्स क्या होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो आप सिंपल समझ लो, हिंदी भाषा में अगर आपको समझने में दिक्कत होता है, सा रे गामा पधा नी, देन अगेन सा, यानी कि ए रिपीट हो जाता है। म्यूज़िक में फर्स्ट नोट सी होता है। मैं आपको ए से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। इसका लिखने का तरीका होता है सी से ही होता है, सी डी ई एफ जी ए बी एंड अगेन सी, जो हम लोग लिखते नहीं हैं वरना ये 8 हो जाएगा, साथ ही होता है। अब ये क्या है? ए बी सी डी एफ जी क्या है? ये आप इसे टोन भी बोल सकते हैं, आप इसे पिच भी बोल सकते हैं, आप इसे सुर भी बोल सकते हैं हिंदी भाषा में, और आप इसे स्केल्स भी बोल सकते हैं। किस स्केल पे आप सुने होंगे, ये गाना इस स्केल पे, ये गाना इस स्केल पे। तो आप ये समझ लो कि एक सिंपल लैंग्वेज में कि ये अपने आप में एक साउंड होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, जो सिंगर को कंफर्ट लेवल देते हैं अपने वोकल के रेंज के हिसाब से, उनके वोकल के टेक्सचर के हिसाब से, सुटेबल स्केल्स यानी कि सुटेबल साउंड पे गाना गाने के लिए, ताकि वो हाई पिच से लेकर लो पिच ईजिली गा सकें। आप बस ये चीज़ समझ लो। अभी धीरे धीरे आपको नॉलेज हो जाएगा जब आप लेसन्स फॉलो करोगे। तो अभी इसको हम लोग भूल जाते हैं आपको बस, लेकिन ये याद रखना कि सी इज़ द फर्स्ट नोट। हम लोग ए से स्टार्ट इसलिए करें क्योंकि आपको याद करने में सुविधा होगा। ठीक है, कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज, थोड़ा सा फ्रेश हम लोग लिखते हैं। नेचुरल नोट्स, सात होते हैं, 7 नोट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? ए बी सी डी ई एफ एन जी। और इसका आप समझ सकते हो नेचुरल मतलब क्या हुआ कि जिसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं हुआ हो, जो अपने आप में एक कंप्लीट सुर हो। यानी कि आपको अभी मैं एक वर्ड बताऊंगा, शार्प एंड फ्लैट। शार्प और फ्लैट आपको जानना पहले ज़रूरी है, तब आपको आगे मैं आप लेकर वो बताता हूँ मैं ये क्या है। शार्प क्या होता है आप देखो, इजी भाषा में समझो। सपोज आप यहाँ खड़े हो, एक कदम आप आगे की ओर गए, हेड, ठीक है, अपने जगह से आगे की ओर जाने को हम लोग शार्प बोलते हैं, जिसका सिंबॉलिक म्यूजिक सिंबॉलिक हैश होता है, लेकिन ये इसे हैश नहीं बोलते, शार्प बोलते हैं। फ्लैट क्या हुआ कि आप सपोज वहीं जगह पे खड़े हो और अपने पीछे की ओर गए, तो इसे हम लोग फ्लैट बोलते हैं, जिसका म्यूजिक सिंबॉलिक लाइक स्मॉल बी इस तरह से होता है। और इजी वे में समझो, सपोज मान लो कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, ठीक है, इसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, और ये एक ओवर ब्रिज ऊपर से जा रहा है जो ए से पॉइंट बी तक की तरफ मिल रहा है, और एक बीच में एक ये प्लेटफॉर्म है जहाँ आप रेस्ट कर सकते हो। एकदम देसी भाषा में समझो, आप लोकल भाषा में। तो ए अपने बी की तरफ, बी को जाना है। सपोज ये आदमी एक एक्स नाम का आदमी जा रहा है, एक्स नाम के आदमी को ए से बी पे जाना है, तो वो ट्रैवल किया आगे की ओर, यहाँ उसे एक स्टॉपेज मिला जहाँ पे ये रेस्ट किया। सपोज ये एक्स रेस्ट किया, फिर एक्स आगे की ओर मूव किया, वो बी पे पहुँच गया। सपोज बी पे कोई एक्स आदमी खड़ा हुआ है और इसे वापस ए की तरफ जाना है, तो ये आगे की ओर थोड़ी जाएगा, ये पीछे की ओर जाएगा ना, तो ये पीछे की ओर जाएगा और अगेन ये रेस्ट करेगा यहाँ पे। अब ये रेस्टिंग पॉइंट अपने आप में एक प्लेटफॉर्म बन चुका है।
तो अब एक ही हिसाब से इसे क्या बोलेंगे, और ये देख लो ये रेस्टिंग पॉइंट हाफ किलोमीटर पे 0.5 के एम्पेयर है, ठीक है। तो एक ही हिसाब से इस प्लेटफॉर्म का नाम होगा ए शार्प, क्योंकि ये ए से आगे की ओर बढ़ा है, और अगर आप बी की तरफ से देखोगे तो ये पीछे की ओर जा रहा था, यानी कि इसका नाम बी फ्लैट बोलेंगे। आदमी सेम है, जैसे आपका स्कूल का नाम अलग होता है, घर का नाम अलग होता है, लेकिन आप व्यक्ति एक ही रहते हैं, तो सेम यहाँ पे केस है। ये प्लेटफॉर्म एक्स को आप ए शार्प भी बोल सकते हैं या बी फ्लैट भी बोल सकते हैं। वेस्टर्न म्यूज़िक में फ्लैट याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंडियन कॉन्सेप्ट है ए शार्प, एक्चुअली आपको बी फ्लैट ही याद करना पड़ेगा। और जी शार्प ये सब आप बोल सकते हैं, इसका लॉजिक है, उसके पीछे थ्योरीज है, अभी वो मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। तो अब आप ये चीज़ समझ गए कि ए से आगे, अब ये अपने आप में कंप्लीट एक नोट बन चुका है। अब मैं इसको नोट बोलूँगा, बी को भी नोट बोलूँगा, और बीच का जो चीज़ हुआ उसे मैं, जो ये अभी हम लोग ये नया नोट डिस्कवर किए हैं, जिसका नाम हम लोग नामांकन किए हैं ए शार्प। ए की तरफ से अगर देख रहे हैं, अगर बी की तरफ से पीछे की ओर देखेंगे तो इसका नाम बी फ्लैट हो गया। गॉट इट। तो एक बार और मैं इसको समझा रहा हूँ ईजीस्ट वे में। ए और बी यहाँ एक अपने आप में अननोन है। ए आगे की ओर गया, यानी कि इसे बोला ए शार्प। अब बी अपने पीछे गया इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो इसका नाम हो गया बी के हिसाब से बी फ्लैट। तो आदमी एक ही है और नाम अलग अलग है। समझ गए आप इजी वे में। तो चलिए अब आते इधर। एक्चुअली म्यूज़िक में, वेस्टर्न म्यूज़िक में 7 नोट नहीं होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब ये 12 कहाँ कहाँ हम लोग को मिलेगा, 5 और कहाँ से हम लोग डिस्कवर करेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऐसे समझ लीजिए ईजीएस्ट वे में, इतना रिसर्च तो मैंने खुद भी नहीं किया है, लेकिन आपको ईजीएस्ट वे में समझाने के लिए समझ लीजिए कि ए का अपना साउंड था, बी का अपना साउंड, पहले ये 7 सुर पहले से खोजा हुआ था, डिस्कवर किया हुआ था। लेकिन सपोज एक सिंगर आया जो एक ए स्केल पे गा रहा है, और एक सिंगर आया जो बी स्केल पे गा रहा है। एक ही सिंगर को दोनों स्केल दिया गया, ए भी दिया गया, ए उसके लिए काफ़ी लो हो गया गाने के लिए, और बी उसके लिए काफ़ी हाई हो गया। तो एक बीच का सिचुएशन वाला स्केल निकालना है, तो आप समझ लो कि ये ए और बी के बीच में एक स्केल डिस्कवर कर लिया गया है, जिसका नाम हम लोग ए शार्प बोलते हैं या फिर बी फ्लैट बोलते हैं। ए और बी के बीच का केस समझना, ठीक है। फिर नेक्स्ट मूव कर देंगे, बी और सी का बारी आया। बी पहले से ढूंढा हुआ था और सी पहले से ढूंढा हुआ था। जब बी से थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर साउंड को कोशिश किया गया कि बी और सी के बीच में एक साउंड निकाल सकें ताकि सिंगर उस पर कम्फर्टली गा सके, तो वो नहीं मिल पाया, क्योंकि बी से हल्का सा ही आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ते ही सी का साउंड अपने आप में था। तो ये एक्सेप्शंस है यहाँ पे बी के। बी और सी के बीच में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है गाने का, ठीक है। अभी मैं आपको और अच्छे से बताऊँगा आगे आपको। अब ये लॉजिक समझो पहले क्या है ये थ्योरीज। फिर सी और डी का बारी आया, यहाँ मिल गया, इसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे। सी के अगर हिसाब से देखेंगे तो सी शार्प, और डी के हिसाब से देखेंगे तो डी फ्लैट। अब आइए डी और ई के बीच में भी मिल गया, जिसका नाम हुआ डी शार्प और ई फ्लैट। ई और एफ के बीच में फिर एक्सेप्शंस हो गया, बी वाला केस, यानी कि ई के आगे कोई शार्प नहीं होता और एफ के पीछे कोई फ्लैट नहीं होता, ये डायरेक्ट है। ये हाफ डिस्टेंस ट्रेवल पे ही एफ आर जा रहा है। फिर एफ और जी के बीच में आया, तो यहाँ पर भी मिल गया एफ शार्प। देन इसके हिसाब से इस व्यक्ति का नाम क्या होगा, इस टोन का नाम, इस स्केल का क्या नाम होगा, इस नोट का जी फ्लैट। देन अगेन जी और ए के बीच में आया, मैं फिर से जी और ए लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ डिसकंटिन्यू हो गया है। तो यहाँ पर भी मिल गया जी शार्प और ए फ्लैट। तो आप देखो कितना मिल गया, 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि 5 एक्स्ट्रा हम लोग नोट्स ढूंढ लिए हैं। टोटल 7 + 5 कितना हुआ, 12। टोटल 12 नोट्स हो गए। एक बार और समझते इसको और अच्छे में, नोट साइकिल बना के। ए बी सी डी ई एफ एंड जी। चलिए एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ इधर। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, हाफ डिस्टेंस ए से ए शार्प में, ये हाफ डिस्टेंस को हम लोग वेस्टर्न में सेमी टोन बोलते हैं,
और ए से बी जो पूरा होल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसे हम लोग, होल नोट का जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसे हम लोग टोन बोलते हैं। तो ए से बी में कितना सेमीटोन यूज़ हुआ? ए से ए शार्प हाफ, देन ए शार्प से बी हाफ, यानी टोटल 2 सेमी, एस टी लिख रहा हूँ मैं, सेमीटोन यूज़ हुए हैं। और ए से बीच में कितना टोन यूज़ हुआ? यानी कि एक होल टोन यूज़ हुआ है, यानी कि 2 सेमीटोन मिला के एक होल टोन बनता है। और हाफ डिस्टेंस ट्रेवल को हम लोग सेमीटोन बोलते हैं। इस पे बहुत सारा मेरा ये बहस भी हुआ है सिंगर से। जब सिंगर आते बोलते एक सुर ऊपर कर दो, तो एक सुर ऊपर मतलब कि ए से बी कर दो। जब मैं ए से बी करता था तो वो लोग बोलते थे नहीं नहीं थोड़ा एक नीचे करो। तो उनका बोलने का तरीका गलत है। उन्हें बोलना चाहिए आधा सुर ऊपर कर दो या फिर एक सेमीटोन ऊपर कर दो। जब आपको बोलेंगे एक सुर ऊपर कर दो, दैट मीन्स कि आप पूरा एक होल नोट ऊपर कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, एक सेमीटोन। ये आपका एक लैंग्वेज है, तरीका है बोलने का। तो चलिए यहाँ से मैं फिर देखता हूँ, फिर से एक बार रिव्यू करता हूँ। नोट साइकिल में ए से बी के बीच मिल गया था, इसका नाम ए हाफ डिस्टेंस ट्रैवल किया था, ए शार्प हो गया था, और इसी का नाम बी फ्लैट हो गया था। यानी कि हाफ यहाँ हाफ यहाँ। टोटल कितना सेमीटोन? 2 सेमीटोन। और टोटल कितना टोन? एक टोन। फिर बी से सी में हाफ ही डिस्टेंस ट्रैवल हुआ था, यानी कि इसमें कोई टोन नहीं मिल रहा क्योंकि एक ही सेमीटोन है इसमें। यानी बी से सी के बीच में कितना सेमीटोन? 1 सेमीटोन, 1 एस टी। देन अगेन सी और डी का बारी आया तो सी शार्प हुआ और इसी का नाम हो गया, पीछे की ओर गया तो डी फ्लैट। यानी कि हाफ यहाँ हाफ यहाँ। मेरा गार्ड सीटी बजा रहा है। तो टोटल सी और डी के बीच में कितना सेमीटोन? 2 सेमीटोन। और कितना टोन? एक टोन। देन अगेन डी और ई का बारी आया तो यहाँ मिल गया डी शार्प। देन ई अपने पीछे गया तो उसका नाम क्या होगा? ई फ्लैट। यानी कि डी से ई में कितना सेमीटोन? टोटल 2 एस टी। और कितना टोन? एक टोन। देन अगेन एक्सेप्शन याद आया, याद रखो आप, ये एक्सेप्शंस है। बी और ई का कोई शार्प नहीं होता है। तो ई हाफ डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि एक सेमीटोन ट्रैवल किया, तो एफ मिल गया इसे। इसके बीच में कोई, सॉरी मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बनाने में क्योंकि मेरा कैमरा एकदम मेरे फेस के सामने में है, तो मैं कैमरा में देख के ये स्केचेस कर रहा हूँ। एफ़ और जी के बीच में एफ़ शार्प मिला और इसी को जी पीछे देखा तो जी फ्लैट मिल गया। यानी कि इसमें टोटल कितना सेमीटोन? 2 सेमीटोन और एक होल टोन। देन जी से अगेन आया, यहाँ जी शार्प मिल गया और यहाँ ए फ्लैट मिल गया। तो इसमें भी कितना सेमीटोन? 2 एस टी और 1 या फिर 1 टोन। ये आपका थ्योरी से। अब इसे मैं एकदम साफ सुथरा भाषा में आपको बताता हूँ। और ये जो शार्प और फ्लैट वाले नोट्स है इसको क्या बोलते हैं, और जब दोनों मिक्सचर हो जाते हैं नेचुरल और शार्प वाले फ्लैट नोट तो वो क्या कहलाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ समझ लो नेचुरल नोट्स। जो कि क्या होते हैं? 7 नोट्स। क्या क्या होते हैं आप लोग बोलो खुद? ए बी सी डी ई एफ एन जी। अब आपको लिखना है शार्प और फ्लैट वाले नोट। तो ये टोटल कितने होते हैं? 5 नोट्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनहार्मोनिक नोट्स बोलते हैं, या फिर एक्सीडेंटल भी बोलते हैं। तो टोटल कितने हैं? 5 नोट्स। क्या क्या होंगे? ए शार्प या फिर बी फ्लैट। देन बी का शार्प नहीं होता है, सी शार्प या फिर डी फ्लैट। देन डी शार्प या फिर ई फ्लैट। फिर ई का शार्प नहीं होगा, एफ शार्प या फिर जी फ्लैट। फिर आपको जी शार्प या फिर ए फ्लैट। तो 5 हो गए, 1 2 3 4 5। अब जब दोनों को हम लोग साथ में लिखेंगे तो ये टोटल हो जाएंगे 12 नोट्स, जिसको हम लोग क्रोमैटिक नोट बोलते हैं। चलिए हम लोग फटाफट लिखते हैं क्रोमैटिक। ए, देन ए शार्प और बी फ्लैट, देन बी, एक्सेप्शन याद रखना है, देन सी,
देन सी शार्प सॉरी, या फिर डी फ्लैट, देन डी शार्प, या फिर ई फ्लैट, देन ई। ई का एक्सेप्शन आ गया, आगे शार्प नहीं होता, डायरेक्ट एफ पे जंप करेंगे एफ, और फिर एफ शार्प, या फिर जी फ्लैट, देन जी शार्प, या फिर ए फ्लैट, देन अगेन ए रिपीट हो जाता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल 12 नोट्स है। एक्सेप्शंस क्या था, ई बी एंड ई शार्प नोट होते हैं, नहीं होते हैं। हिंदी में मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ज़िंदगी भर याद रहे, होते हैं। अच्छा, आप ये बताओ कि ई बी और ई का फ्लैट होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि बी से पहले एक मिला हुआ है हम लोगों को। आप देखो यहाँ पे मैंने नोट साइकिल में प्ले बताया है आपको, ए शार्प होता है, तो बी और ई का फ्लैट होता है, जो कि क्या होगा, बी फ्लैट और ई फ्लैट, जिसे हम लोग डी शार्प भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए ये थ्योरीज आपको समझ में आ रहा है। ये काफ़ी लंबा ऑलरेडी थ्योरीज हो चुका है, तो मैं नेक्स्ट में कंटिन्यू करूँगा, जिसमें आपको मैं यूकेलेले के बारे में पूरा बताऊँगा अभी आपको, और तो कुछ नहीं, और थोड़ा बहुत मैं आपको कॉर्ड डायग्राम्स पढ़ाना सिखाऊंगा इसमें। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो, मैं फोकस कर देता हूँ। आप मेरे साथ लिखना तो वो ज़्यादा बेटर है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बस हो गया।